अमीर बहू के घर आया गरीब सहेली का परिवार। किंजल और रोशनी बचपन की सहेलियां होती हैं। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ में किया होता है, जिसके चलते दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। क्या हुआ किंजल, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। हाँ रोशनी, मेरे डैड के जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके बेटे रोहन से मेरी शादी तय हो गई है। वाह किंजल, दैट्स ग्रेट। वैसे मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या गुड न्यूज़ है? मेरा भी रिश्ता तय हो गया है। क्या, सच में? हाँ सच में। हमारे पास वाले गांव में मेरे बाबा के दोस्त रहते हैं, उनके बेटे से मेरी शादी हो रही है। अब तो हम खूब मजे करेंगे। हम हमारी सारी रस्में साथ ही करेंगे। काश सच में हम अपनी सारी रस्में साथ में कर पाते, लेकिन तुम तो जानती हो, तुम्हारे परिवार की तरह हमारा परिवार अमीर नहीं है, और ना ही मेरे परिवार के पास इतने पैसे हैं कि जो मेरी इतनी धूमधाम से शादी कर सकें। किंजल के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए किंजल की शादी भी बहुत बड़े घर में हो रही थी। लेकिन रोशनी बेहद ही गरीब परिवार से थी। अमीर गरीब का इतना बड़ा फर्क होने के बाद भी रोशनी और किंजल की दोस्ती में कभी भी किसी भी तरह की कोई दरार नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते किंजल और रोशनी दोनों की ही शादी हो जाती है और दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं। और ऐसे ही एक साल बीत जाता है। किंजल बहू, देखो आज शाम की पार्टी में जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर नेकलेस लेकर आई हूँ। मॉम, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं होगी? मेरी इतनी प्यारी बीवी है तो उसके लिए एक प्यारा सा नेकलेस तो बनता है ना। थैंक यू मॉम एंड रोहन जी, सच में ये वर्ल्ड का बेस्ट ससुराल है। जहाँ किंजल अपनी शादी के बाद इतनी खुश थी, उसकी सारी जरूरत आसानी से पूरी हो जाती थी, वहीं सुनिए, घर में आटा खत्म हो गया है, जाकर दुकान से आटा ले आइए, सबके लिए रोटी बनानी है। लेकिन आटे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आटा कहाँ से लाऊंगा? जानती हूँ, आप उधार ले आइए। हमने पहले ही बहुत उधार ले लिया है। जब तक हम दुकान वाले के बाकी पैसे नहीं दे देंगे, वो हमें एक दाना भी राशन नहीं देने वाला है। अब सारा परिवार क्या खाएगा? क्या हुआ बहू? बाबूजी, घर में आटा नहीं है और ना ही चावल है, अब सब खाने में क्या खाएंगे? कोई बात नहीं बहू, हम सब सिर्फ सब्जी ही खा लेंगे। लेकिन आप सब सिर्फ सब्जी कैसे खाएंगे? क्यों बहू, हम सब सिर्फ सब्जी नहीं खा सकते हैं क्या? रोशनी का ससुराल बहुत ज्यादा गरीब था। रोशनी का पति गगन मजदूरी किया करता था, जिसके चलते घर में काफी तंगी रहती थी। माँ, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, पता नहीं कब ये गर्मी खत्म होगी। बेटा, सिर्फ कुछ समय की ही बात है, फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा तो गर्मी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन माँ, बरसात का मौसम शुरू होने में काफी समय है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है, पैसे न होने की वजह से घर में एक दाना भी राशन नहीं आ रहा, तो इतनी गर्मी में पंखा कहाँ से आएगा? तुम्हारे बाबूजी भी अब बूढ़े हो चुके हैं और बेचारा गगन भी कितनी ही मेहनत करेगा। सिर्फ कुछ समय की बात है, जब तक इस गर्मी को बर्दाश्त कर लो। पैसों की कमी की वजह से इतनी गर्मी में सारे परिवार को बिना पंखे में ही सोना पड़ता है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। रोशनी, पायल, जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर लो और देखो छत से पानी भी टपक रहा है। जल्दी से नीचे कुछ बर्तन रख लो, वरना सारा पानी घर में आ जाएगा। मौसम के बिगड़ने की वजह से बहुत तेज बारिश होती है। घर कच्चा होने की वजह से तेज बारिश और हवाओं की वजह से रोशनी का पूरा घर टूट जाता है और देखते ही देखते सारा परिवार रोड पर आ जाता है। माँ, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे? हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक घर का सहारा था हमारे पास, वो भी हमसे छीन लिया। माँ जी, पायल, आप फिक्र मत करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। देखिए सामने मंदिर है, कुछ समय के लिए हम वहीं चलते हैं। रोशनी अपने परिवार वालों को दिलासा देती है और सबको लेकर मंदिर चली जाती है। रोशनी जैसे ही मंदिर पहुंचती है, वैसे ही मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर से रोशनी की बचपन की दोस्त किंजल, उसके सास ससुर और पति बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर रोशनी बहुत हैरान हो जाती है। किंजल, तुम यहाँ? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
इतने समय के बाद मिलने पर दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले मिलती हैं। किंजल, ये कौन है? ये मेरी बचपन की सहेली रोशनी है। लेकिन रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किंजल के पूछने पर रोशनी रोते हुए अपने घर के सारे हालातों के बारे में किंजल को बताती है, जिसे सुनकर किंजल कहती है, क्या इतना सब कुछ हो गया? रोशनी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा सारा परिवार मेरे घर पर रहेगा। लेकिन किंजल। लेकिन कुछ नहीं। हाँ रोशनी बेटा, किंजल बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग हमारे साथ चलो, और तुम तो किंजल की दोस्त हो ना, तो ऐसे दोस्त को मना नहीं किया करते। हाँ बेटा, तुम और तुम्हारा सारा परिवार हमारे साथ हमारे घर पर चलो। किंजल और उसके ससुराल वालों के बार बार कहने पर रोशनी और उसका परिवार मान जाता है और किंजल और उसके परिवार के साथ उनके घर चला जाता है। रोशनी का अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रहना किंजल की जेठानी मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर छोटी छोटी बातों पर रोशनी और उसके परिवार वालों को ताना दिया करती थी। ओ महारानी, यहाँ क्या मुफ्त की रोटी तोड़ने आई हो? कहाँ किचन में इतनी सारी बर्तन पड़ी हैं, उन्हें कौन धोएगा? भाभी, मैं धो देती हूँ। और घर की सफाई उसे कौन करेगा? यहाँ कोई मुफ्त की रोटी खाने को नहीं मिलेगी। आप दोनों आराम से क्यों बैठे हैं? जाकर साफ सफाई करिए। ठीक है बेटा। मोनिका रोशनी और उसके परिवार के घर का सारा काम कराया करती थी। घर न होने की वजह से रोशनी और उसके परिवार को ये बेइज्जती सहनी पड़ती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका का बेटा मोंटू सोफे पर बैठकर खेल रहा होता है कि अचानक उस पर ऊपर से पंखा गिरने वाला होता है, जिसे गगन देख लेता है और अपनी जान पर खेलकर मोंटू की जान बचाता है। ये आवाज कैसी थी? ये पंखा कैसे नीचे गिर गया? ये पंखा मोंटू के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। क्या हुआ? और मोंटू रो क्यों रहा है? क्या किया है तुमने मोंटू के साथ? बहू, आज गगन की वजह से ही मोंटू की जान बची है। अगर आज गगन नहीं होता तो मोंटू नहीं बच पाता। देखो, ये पंखा मोंटू के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन गगन ने अपनी जान पर खेलकर मोंटू की जान बचाई है। ये सब देखकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन आपने आज मेरी बेटी की जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो आज मेरा बेटा नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो बेटी की तरह हो हमारी, और बेटियां ऐसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ बेटा, और हमें तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। रोशनी का सारा परिवार मोनिका को माफ कर देता है, जिसके बाद किंजल अपने पति रोहन से बोलकर गगन और रोशनी की जॉब अपनी कंपनी में लगवा देती है, जिसके कुछ ही दिनों के अंदर रोशनी के परिवार की हालत ठीक हो जाती है और वो अपने नए घर में जाकर खुशी खुशी रहते हैं। गुंजन अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। उसका शरीर बुखार से भट्टी की तरह तप रहा था। तभी उसकी सास सुरेखा वहां आती है। काली कलूटी, अभी तक यहीं सोई हुई है? घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? गुंजन का रंग बहुत ही काला था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इतना सा बुखार आने पर क्या नौटंकी दिखा रही है? सब समझती हूँ मैं, काम से बचने के बहाने हैं ये सब। माँ जी, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। काली कलूटी, तू ऐसे नहीं मानेगी। बुखार आ गया ना तुझे? रुक, अभी तेरा बुखार निकालती हूँ। सुरेखा बाहर रसोई में आती है और फ्रिज से ठंडा पानी लेकर गुंजन के कमरे में आती है और वो ठंडा पानी गुंजन के ऊपर फेंक देती है। बुखार में लथपथ गुंजन के शरीर पर जब ठंडा पानी गिरता है तो वो हड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? अब आया न होश? जाकर घर की सफाई कर। गुंजन कांपते हुए बाहर आती है और घर की सफाई करने लगती है। मेरे ससुराल वाले क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हैं? गुंजन की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। गुंजन के ससुराल वाले बहुत ही अमीर लोग थे। उसके ससुराल में उसका पति अमित, सास ससुर बलराम और सुरेखा और नंद रिया थी। परिवार में अमित के सिवा कोई भी गुंजन को पसंद नहीं करता था। उसकी सास सुरेखा शुरू से ही गुंजन पर जुल्म करती आ रही थी। गुंजन सफाई कर रही थी, तभी सुरेखा कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चला, घर में और भी बहुत काम है। माँ,
इस काली कलौटी को पता नहीं आप कहाँ से ले आई, ना शक्ल की ना सूरत की, और काम देखो तो चींटी की तरह धीरे धीरे करती है। इस दुनिया में भाई के लिए यही गरीब मिली थी क्या आपको? रिया, मैं तो इस काली को सपने में भी अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, पर अमित की जिद के आगे हमें अपने घुटने टेकने पड़े। रात का समय गुंजन ने घर का सारा काम खत्म कर दिया था। अमित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए ना हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। अमित गुंजन के शरीर को हाथ लगाकर देखता है। गुंजन, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो हम तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी सुरेखा और रिया दोनों कमरे में आते हैं। भाभी, इतनी इतनी बातों पर क्यों भाई को परेशान करती हो? आपको पता नहीं है क्या, भाई सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं। भाई आप आराम कीजिए, मैं भाभी को दवाई दे देती हूँ, दवाई लेने के बाद वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जाओ गुंजन, रिया तुम्हें दवाई दे देगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। रिया और सुरेखा गुंजन को कमरे से बाहर ले आते हैं। काली कलौटी, जा जाकर हमारे लिए आलू के पराठे बना, आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, मैं कल बना दूंगी ना, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ओ महारानी, यहाँ आराम करने नहीं आई है तू, चुपचाप जाकर आलू के पराठे बना, समझी ना, वरना इस घर से धक्के देकर तुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे हम। फिर पड़ी रहना अपने गरीब माता पिता के छोटे से झोपड़े में। गुंजन रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाती है। देखा माँ मेरा उपाय, अब देखना हम ऐसे ही इस गुंजन को सताते रहेंगे और एक दिन हमसे तंग आकर ये खुद ही इस घर से चली जाएगी। अरे अब अमित को तो हमारी सुनाई नहीं देती, इसलिए अब हमें इस गुंजन को ही घर से निकालना है। बस एक बार ये घर से चली जाए, फिर देखना मैं अमित की शादी ऐसी सुंदर लड़की से करवाऊंगी ना कि पूरा गांव मेरी बहू को देखता रह जाएगा। गुंजन पूरी रात सुरेखा और रिया के लिए आलू के पराठे बनाने लगी। सवेरे का समय गुंजन के ससुराल में उसके गरीब माता पिता हर्ष और दामिनी आते हैं और वो बेतहाशा रोने लगती है। क्या हुआ माँ, आप दोनों इतना रो क्यों रहे हो? हाँ ससुर जी, क्या हुआ है? बिटिया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे हाथों हमारा सब कुछ चला गया। क्या? बिटिया, मैं पीयूष भाई के खेत में मजदूरी कर रहा था, तभी अचानक किसी ने आकर खेत में आग लगा दी, जिसके बाद पीयूष भाई के खेत की सारी फसल जलकर खाक हो गई। और पीयूष भाई को लगा आग तेरे पिता ने लगाई है। तेरे पिताजी ने उनसे बहुत मिन्नतें की कि आग उन्होंने नहीं किसी और ने लगाई थी, पर पीयूष भाई ने तेरे पिता की एक भी नहीं मानी और उन्होंने फसल के बदले हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम बर्बाद हो गए बिटिया, हम तो रास्ते के भिखारी बनकर रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? न हमारे पास घर रहा, न पास में पैसा रहा। ये बात सुनकर गुंजन बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया माँ पिताजी, आप लोगों के साथ ये क्या हुआ? माँ जी, ससुर जी, आप दोनों चिंता क्यों करते हो? हम है ना, आप दोनों आज से यहीं हमारे घर में रहेंगे। अमित बेटा, ये क्या कह रहा है? ये लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? माँ, इस समय ये लोग काफी परेशान हैं, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, आखिर ये हमारे अपने हैं। माँ जी, ससुर जी, आप दोनों कमरे में जाकर आराम कीजिए। गुंजन अपने माता पिता को कमरे में ले जाती है। ये देखकर रिया और सुरेखा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मैं यहाँ इस गुंजन को घर से निकालने में लगी थी, पर यहाँ तो इसका पूरा परिवार ही आ गया। 2 दिन बाद घर में सब खाना खाने बैठते हैं। खाइए खाइए समधन जी, और लीजिए ना थोड़ी सब्जी, मुफ्त का है, खाना तो अच्छे से ठूसिए। माँ, लोग भी कितने चालू और निठल्ले होते हैं ना, कुछ भी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर और आकर टुकड़े तोड़ने लगते हैं अपनी बेटी के ससुराल में। कितने बेशरम होते हैं ना ये लोग भी। इतना अपमान सुनने के बाद भी कोई तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता था अब तक। सास और ननंद की जली कटी बातें सुनकर गुंजन और उसके माता पिता रोने लगते हैं। अरे बस करो रिया सुरेखा, सुकून से खाना तो खाने दो। सुकून रखा ही कहाँ है इस घर में? इस घर को तो कैसे अनाथ आश्रम बनाकर रख दिया है कि जिसका मन करे मुंह उठाकर चले आओ। रिया और सुरेखा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अपना इतना अपमान सुनकर दामिनी और हर्ष रोने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेखा और रिया इस तरह गुंजन के माता पिता का अपमान करने लगे। एक दिन सवेरे, आप दोनों यहाँ पर क्या बस मुफ्त के टुकड़े तोड़ने आए हो? हैं? समधन जी, चलिए जाकर घर के सारे गंदे बर्तन धोइए
और समधी जी आप जाकर टॉयलेट धोइए, जाइए जल्दी। माँ जी ये क्या बोल रहे हो आप? ये मेरे माता पिता हैं। तेरे माता पिता हैं तो क्या इन्हें झूला देकर अपने हाथों में लड्डू खिलाऊं? अरे काम करेंगे यहाँ तो मर नहीं जाएंगे, चलिए जाकर काम कीजिए। पर माँ जी। गुंजन बेटा, समधन जी सही कह रही हैं, हमें काम करना चाहिए। वैसे भी इन्होंने हम बेसहारा लोगों को सहारा दिया है, हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। फिर क्या था, सुरेखा दामिनी और हर्ष से अपने घर का सारा काम करवाने लगी, उन्हें अपने घर में नौकर की तरह इस्तेमाल करने लगी। अब बेचारी गुंजन क्या ही कहती, वो तो मजबूर थी। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। गुंजन अपने माता पिता को अपने ही ससुराल में नौकर की तरह काम करता देख खूब रोने लगी। एक दिन सवेरे, माँ, पिताजी आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मैं जानती हूँ आपको मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, पर मैं आप दोनों को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरी आंखों के सामने आप दोनों मेरे ही ससुराल में ऐसे नौकरों की तरह काम कर रहे हो। माँ जी और रिया बहन आपको बात बात पर ताने दे रही हैं, आपके साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रही हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा माँ। तभी अमित को फोन आता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर सब हॉस्पिटल जाते हैं। अमित, आपके पिता की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। हमें तुरंत एक किडनी का इंतजाम करना होगा, वरना आपके पिता की जान को खतरा है। क्या? अब किडनी कहाँ से लाएंगे हम? बेटा तू दे देना अमित। नहीं दामाद जी, आप मत दीजिए, आपके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है। समधी जी को किडनी मैं दूंगा। डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए। हर्ष अपनी एक किडनी बलराम को दे देता है, जिसके बाद बलराम की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद, देखा माँ, आपने जिनका हमेशा अपमान किया, उन्हें बात बात पर जलील किया। गुंजन के माता पिता को तो हमने केवल सहारा दिया है, पर उन्होंने तो पिताजी को एक नया जीवन दिया है। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, समधी जी, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने मेरे पति की जान बचाई। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगिए, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा गुंजन बिटिया, हम चलते हैं। मुझे इस गांव से एक काम मिल गया है, हम एक किराए का घर लेकर उसी में रहते हैं। अरे ऐसे कैसे, आपको घर मैं दिलाऊंगी। उसके बाद सुरेखा अपने पैसों से एक बड़ा सा घर गुंजन के माता पिता को खरीद कर देती है, जिसके बाद हर्ष और दामिनी खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगते हैं और गुंजन अपने ससुराल में खुश रहने लगी।